क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इस लेसन को और हमने देखा था कि इसका एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको डिफरेंट वेज में कैटेगराइज किया। जैसे कि डोबेनियर्स ने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया, इसके बाद न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था एंड उसके बाद में फिर लोथरमेयर ने अपने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया था, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, इसके बाद इनके क्लासिफिकेशन के क्या सारे अचीवमेंट्स रहे एंड अगर कोई लिमिटेशंस रहे हैं तो उन लिमिटेशंस के बाद में नया कौन सा लॉ आया, क्योंकि अभी तक क्या होता आ रहा है कि जो भी साइंटिस्ट अपने लॉ दे रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ रहा है एंड फिर उसको करेक्ट करते हुए कोई न्यू साइंटिस्ट एक न्यू लॉ देते हैं। तो वैसे ही लोथरमेयर्स के एटॉमिक कर्व में जो सारे लिमिटेशंस थे उन लोग सबको सही करते हुए मेंडलीव ने एक अलग पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव जो थे ना उनको पीरियोडिक टेबल के फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जस्ट बिकॉज इनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है पीरियोडिक टेबल को बनाने में। अगर ये नहीं बनाए होते अपना वाला तो अभी जो हम लोग के पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नहीं रहता। तो इनका बहुत ही ग्रेट रोल रहा। तो चलिए पढ़ते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है और मेंडलीव ने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया था। सबसे फर्स्ट थिंग कि मेंडलीव जो है ना वो एक रशियन केमिस्ट थे और वो क्या कर रहे थे कि बहुत टाइम से पीरियोडिक टेबल डेवलप करने का ट्राई कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना टोटल 63 एलिमेंट्स जो थे जो डिस्कवर हुए थे। तो वो स्टार्ट किए रिलेशनशिप पढ़ना कि एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट हैं उनका उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन पे क्या फोकस किए मेंडलीव। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन को पढ़ रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, मतलब मोस्टली एलिमेंट्स के साथ में वो रिएक्ट करके कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते ही करते हैं। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो वो पढ़े ही, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ के रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस किए। तो मेंडलीव क्या करते हैं कि टोटल 63 कार्ड्स लेते हैं और हर कार्ड में एक एलिमेंट का नाम लिखते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते जाते हैं। एंड इसके बाद क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको क्या करते हैं, एक साथ अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे। ठीक है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसको अरेंज कर रहे हैं। तो क्या किए, कार्ड में वो एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं और उसके बाद फिर उनके प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं और जिनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसे हैं उन सबको एक साथ रख रहे हैं और एक साथ रखने के बाद उनको अरेंज कर दे रहे हैं एटॉमिक वेट के बेसिस पे। जिसका वेट ज़्यादा है उसको बाद में और जिसका वेट कम था उसको पहले। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक फ़िक्स इंटरवल के बाद में क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। और इसी बेसिस में मेंडलीव फॉर्मुलेट किए अपना पीरियोडिक लॉ और उनके पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास का एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम लोग एटॉमिक मास के बेसिस में उनको अरेंज कर देते हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होगा, एक फ़िक्स इंटरवल के बाद में रिपीट होते जाएगा। ये इनका पीरियोडिक लॉ था और अपने पीरियोडिक टेबल को वो कुछ इस टाइप से डेवलप किए हैं। मतलब इस टाइप का कुछ इनका पीरियोडिक टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है। टोटल यहाँ पे 6, हाँ इतना आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 येलो वाले में आपको दिख रहा है ना इतना। तो इनके पीरियोडिक टेबल में क्या था कि वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए जिसका नाम वो क्या रखे, ग्रुप। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना ऐसे, ये सारे को वो बोल रहे हैं ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल यहाँ लिखा हुआ है ना 8 ग्रुप्स हैं टोटल, 1 से लेकर के 8 तक पूरे। तो ये क्या बनाए, वर्टिकल कॉलम्स जिनका नाम दिए ग्रुप। और वैसे ही फिर ये बनाए हैं हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे आपको कितने दिखेंगे, तो टोटल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो जो है वो 6 हैं। ये पूरे को ये क्या बोलते हैं, पीरियड। तो ये दो नाम ये दिए, क्या क्या, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोले। अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना वो जो है वो फर्स्ट टाइम एक जर्मन जर्नल है वहाँ पे पब्लिश हुआ था 1872 में। और उसका जो
टॉप वाला कॉलम था ना, मतलब जैसे कि ईच कॉलम, उसका जो टॉप का जो सबसे पहला वाला कॉलम था, उन सब में क्या लिखे थे वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट किए थे। एंड वहाँ पे जो एलिमेंट आर लिखा हुआ है वो बताता है कि किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट को वो डिनोट कर रहा है। आर जो सिंबल है वो किसी भी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। अभी यहाँ समझ नहीं आएगा, जैसे आप ये पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें क्या बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में इनके जो सबसे टॉप साइड में, सबसे टॉप में यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा हुआ है। तो ये वाला जो येलो वाला ये जो बॉक्स बना है ना, इसकी बात हो रही है कि सबसे टॉप में क्या किया है, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के जनरल फॉर्मूला को लिखा है। और आर जो है, सब में आर तो दिख रहा होगा आपको, ऑक्साइड ओ से ऑक्साइड और एच से हाइड्राइड है, ठीक है। और आर जो है वो एलिमेंट है। जैसे कि अगर यहाँ पे आर लिखा है, R2O और RH, तो यहाँ पे आर का वैल्यू H हो सकता है, Li हो सकता है, Na हो सकता है, K हो सकता है, Rb हो सकता है, और इसके नीचे एक और एलिमेंट है सीजियम, CS, वो हो सकता है, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट वाले कॉलम में ये जो लिखा हुआ है, तब वहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, और नीचे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बेरियम और मर्क्यूरी है, वो सारा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आर इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, इसको जैसे वो दिए हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ना, जैसे आप इस फॉर्मूला को ले रहे हैं तो R2O दिया है मतलब ऑक्साइड, और RH दिया है मतलब हाइड्राइड। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या दिख रहा है आपको कि जनरल फॉर्मूला है R2O, ठीक। इसके नेक्स्ट वाले में RO, इसके नेक्स्ट वाले में R2O3, फिर RO2। कोई एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है जो अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ से ये टर्म जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक। स्टार्टिंग में देखो R2O दिया है, मतलब कि 2 R है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है इसमें, ठीक। फिर यहाँ पे देखो तो सिर्फ O दिया है। अब O नहीं होगा, वो एक्चुअल में वो ना R2O2 है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा RO, इसलिए यहाँ पे RO लिखा है। नेक्स्ट वाले में फिर देखो R2O3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में O था, सेकंड वाले में O2 था जहाँ पे 2 रिड्यूस कर दिए थे, थर्ड वाले में O3 है तो 3 हम लोग लिखे हैं, फोर्थ वाले में RO2 लिखा हुआ है तो वो भी क्या था, R2O4 था, रिड्यूस हो जाएगा 2 से 1 और ये 4 का 2 जस्ट हाफ करेंगे तो क्या बच रहा है, RO2। तो यहाँ RO2 दिया हुआ है, मतलब एक्चुअल में क्या था, O यहाँ पे 4 था। नेक्स्ट वाले में R2O5, नेक्स्ट में RO3 दिया है, मतलब वो कितना था, तो R2 और O6 था, उसको रिड्यूस करोगे आप 1 और 3 आएगा, तो वही दिया है यहाँ पे RO3 दिया है। और उसके बाद यहाँ पे R2O7 और यहाँ पे RO4, तो सेम वैसे ही यहाँ पे 2 और 8 रहा होगा, फिर उसको रिड्यूस किए। तो ओवरऑल क्या हुआ कि R2 ही है, हर केस में R जो है वो 2 ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 0 से लेकर के 8 तक चेंज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट फिर वैसे ही हाइड्राइड का यहाँ पे दिया हुआ है, तो हाइड्राइड में आपको दिख रहा है RH, RH2, RH3, RH4, फिर RH3, RH2, RH। इसका भी पैटर्न हो गया, ये RH, RH2 और RH3 और 4, यहाँ तक वो इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ से डिक्रीज होना चालू हुआ है, 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 और उसके बाद 3 2 1, ऐसे रिड्यूस हो जा रहा है वो। तो इस टाइप से ये पर्टिकुलर पैटर्न में पूरा वो अरेंज किए हैं इसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को। जैसे एग्जांपल आप लोग यहाँ पे R2O दिया है, अगर H को हम लोग ले लेते हैं R की जगह तो हो जाएगा H2O, L को ले लेते हो तो Li2O, ठीक। और वैसे ही हाइड्राइड बनाएंगे अगर हम लोग तो LiH, NaH, KH, वैसा ही तो बनता है फॉर्मूला में। तो एकदम वैसे ही वो पूरा उसको वो कैटेगराइज कर दिए। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि मेंडलीव जो है वो क्या किए कि इसके वैलेंसी को फिर अब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो वही जो फार्मूलाज हैं हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जो फार्मूलाज हैं उसी बेसिस पे फिर वो उसके वैलेंसीज को डिटरमाइन किए कि कौन से एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, ठीक। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो वैलेंसी मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो कैसे डिटरमाइन करने का ट्राई किए, तो वो जो भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसी के फॉर्मूला से ही वो उसके वैलेंसी को कैलकुलेट किए। जैसे कि वो मोनोवैलेंट होगा मतलब उसकी वैलेंसी 1 होगी, या फिर वो डाईवैलेंट होगा मतलब वैलेंसी 2 होगी, या ट्राईवैलेंट होगा जैसे वैलेंसी 3 होगी। तो अब ये कैसे हो जा रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में वो क्या किया, R2O1 लिख रहे थे ना हम लोग, ऑक्साइड 1 यहाँ पे, यानी कि इस वाले ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे O2 आ रहा था, ये जैसे हाइड्राइड में दिख रहा है H2 आया है, तो यानी कि इसके सेकंड वाले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी हो जाएगा 2, थर्ड वाले ग्रुप का हो जाएगा 3, इस टाइप से, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे कंपाउंड बन रहा है ना, तो वैसे यहाँ पे 3 3 लिखा था ना, यहाँ 2 2, यहाँ 1 1,
और यहाँ पे जैसे 4 4, तो वही चीज़ उसी बेसिस पे वो उसके वैलेंसी को डिटरमाइन किए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनका पीरियोडिक टेबल ओवरऑल ये बन के आया। और मेंडलीव को मतलब इस पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अचीवमेंट्स को। तो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सबसे फर्स्ट है यूज्ड इन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के स्टडी में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब वो कैसे है, तो ये जो क्या किए थे, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किए थे उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। यानी कि सेम एलिमेंट्स जो हैं, किसी भी एक पीरियड को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई भी एक पीरियड, जैसे मान लो कि पीरियड 1, अगर उसके किसी भी एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, तो क्या होगा कि उस पीरियड के बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को ही वो एक जगह पे रखे थे। तो अगर आपको किसी एक का भी पता है तो क्या होगा कि पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के, वो सब का आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो गया। किसी भी चीज़ को अरेंज करने का यही तो सबसे ज़्यादा यूज़ रहता है। तो वो फर्स्ट चीज़ वो अचीव कर लिए। नेक्स्ट था यूज़फुल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में यूज़फुल रहा। अभी इससे पहले वाले जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी पीरियोडिक टेबल वो लोग बनाए, उनसे एक बेसिक जो मिस्टेक हो गया वो ये था कि जो न्यू एलिमेंट्स कभी डिस्कवर होंगे उसके लिए वो लोग अपने पीरियोडिक टेबल में या अपने अरेंजमेंट में कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं दिए थे। लेकिन मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाए उसमें वो न्यू एलिमेंट्स के लिए ना गैप्स छोड़ते हुए गए। जो भी न्यू एलिमेंट आगे जा कर के डिस्कवर हो जाएं वो सारे को वो उसमें रख दें। हालांकि देखने में वो डिफेक्टिव सा लग रहा था ना, जैसे गैप्स आप छोड़ दिए, कुछ बनाए हो वहाँ पे आप गैप्स छोड़ दिए हो, तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या था कि वो आगे का सोच कर किए थे। तो जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते थे तो उनको वो उस स्पेस में रख देते थे, और ऐसे करते करते उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो कंप्लीट भी हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहा। तो जैसे वो क्या किए कि जैसे बोरोन के पहले और एल्यूमिनियम के पहले और सिलिकॉन के पहले स्पेस को छोड़े थे। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जब नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका नेम उसी बेसिस पे रख देते हैं। जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, जब ये सारा चीज़ बाद में डिस्कवर हुआ तो वो क्या किए थे, उनका नाम ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन रख दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट्स। ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिनका एटॉमिक वेट, जैसे बेरिलियम है, ठीक है, उनका एटॉमिक वेट जो है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के आने के बाद में उसको करेक्ट किया गया। मतलब कि इसको पहले ट्राइवेलेंट कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया तब वहाँ पे उसको वो करेक्ट किए और क्या बताए कि जो बेरिलियम है वो ट्राइवेलेंट नहीं है बल्कि वो डाइवेलेंट नेचर का होता है। मतलब उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो उसके बाद वो उसको लिथियम और बोरोन के बीच में रखे। लिथियम क्या था, मोनोवेलेंट, वैलेंसी इसकी 1 थी, और बोरोन क्या था, ट्राइवेलेंट था, इसकी वैलेंसी 3 थी। तब उन दोनों के बीच में वो क्या रखे, बेरिलियम को रखे, क्योंकि ग्रुप 2 में हम लोग देखे थे अभी बेरिलियम था, तो वहाँ पे वो उसको रखे। और वैसे ही कुछ और भी एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक वेट्स को वो करेक्ट किए, जिसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडियम और यूरोनियम। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस फॉर इनर्ट गैसेस। अब क्या होता है कि कुछ कुछ इनर्ट गैस थे जो बाद में डिस्कवर हुए, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन। इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस वो सारे सब्सटेंस है जो एकदम स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एकदम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो नोबल गैसेस थे, हीलियम, नियॉन और आर्गन, वो बाद में डिस्कवर हुए थे। तो मेंडलीव जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल में इनके लिए कोई स्पेस बचाए ही नहीं थे। तो क्या होता है कि जब इसका डिस्कवरी हुआ, जो एक साइंटिस्ट है रैमसे, उन्होंने जब उसको डिस्कवर किया तो वो क्या करते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में एक ज़ीरो ग्रुप बनाते हैं एंड उस ज़ीरो ग्रुप में ये सारे इनर्ट गैसेस को रख देते हैं। इसलिए इनको नोबल गैस और ज़ीरो ग्रुप वाले एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि हाँ, इतने सारे अचीवमेंट्स तो रहे, लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है अनसर्टेनिटी इन द हाइड्रोजन्स पोजीशन। अब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है ना, वो एल्कली मेटल्स जो हैं, जैसे कि पोटेशियम और लिथियम, इनके जैसे H+ आयन भी बनाता है, और कुछ जो हेलोजेंस हैं जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके जैसे वो H- आयन भी बनाता है। तो इसका जो पोजीशन है वो डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि इसको हम लोग H+ आयन वाले ग्रुप में रख दें, मतलब एल्कली मेटल्स के साथ में रख दें, या हेलोजेंस के साथ में रख दें। तो ये चीज़ डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए हाइड्रोजन को कोई अच्छा पोजीशन जो है उस पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन नहीं मिल पाया। ये इनका फर्स्ट लिमिटेशन था। नेक्स्ट है प्लेसिंग हेवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। यानी कि क्या हुआ था कि इनके पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कुछ एलिमेंट्स थे जो थोड़े हैवी थे, उनको वो कहाँ रख दिए थे, लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिए थे। और मेंडलीव का रूल क्या था
कि वो तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बेसिस में ही उसको अरेंज किए थे। तो जब एटॉमिक मास ही यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहा है, हैवी और लाइट वाला आगे पीछे हो जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक वेट है 58.9, उसको वो निकल के पहले रख दिए थे, जिसका एटॉमिक वेट होता है 58.7। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन हुआ तो डिफरेंस ना, क्योंकि आगे पीछे तो हो गया, इसलिए ये इनका एक ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट आता है पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप्स। अब अगर आपको याद होगा तो आइसोटोप्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं या वो सारी एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग लिख रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे जिनका क्या हुआ कि एटॉमिक वेट जो डिफरेंट था, तो उस हिसाब से तो उनके प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाते, तो उनको अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अलग अलग नहीं रखा गया था, एक ही जगह पे सारे आइसोटोप्स को। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, तो वो तीनों आइसोटोप्स को हाइड्रोजन के पोजिशन पर ही कंसिडर किया जाएगा, इस टाइप का हो गया। तो क्योंकि एटॉमिक वेट के बेसिस पे है, तो पोजिशन मिलना चाहिए था आइसोटोप्स को, लेकिन नहीं मिला। तो ये हो गया इनका थर्ड ड्रॉबैक। उसके बाद आता है irregular increase in atomic weight when moving from one element to the next। ये इनका फोर्थ ड्रॉबैक है कि जब हम लोग एक से दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक वेट है उसमें इरेगुलरिटी देखने के लिए मिल रहा है। रेगुलर मैनर में अगर वो इंक्रीज होते जा रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इरेगुलर है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, इस टाइप से अरेंज किया हुआ है। तो अब उस हिसाब से अगर आपको ये एक एलिमेंट अचानक से बीच में कहीं पर फाइंड करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कोई सिस्टम में वो अरेंज नहीं है। तो ये सारे हो गए इनके ड्रॉबैक्स। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एज डन बाय लोथर मेयर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लोथर मेयर ने जो भी सारे क्लासिफिकेशंस किए थे वो सारे इस बेसिस पे किए थे कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास तो सेम चीज़ है, तो मतलब उसका एटॉमिक वेट और उसका वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ के बीच में वो ग्राफ बनाए थे और उस बेसिस पे वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किए थे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ही क्लासिफाइड, मतलब लोथर मेयर क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स एंड एटॉमिक वेट्स। नेक्स्ट आता है, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अभी ये पीरियोडिक टेबल तो हम लोग के पास में यहाँ पे रखा हुआ है ही, मतलब यहाँ आप बुक में यहाँ से देख सकते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के नेम और सिंबल लिखने के लिए बोला है। तो ग्रुप 1 का फर्स्ट 4 हो गया ये हाइड्रोजन H, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K। और ग्रुप 2 का हो गया बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca एंड जिंक Zn। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, तो सम स्पेस वर लेफ्ट एम्प्टी इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट वर लेटर प्लेस्ड इन दिस गैप्स। तो कुछ कुछ स्पेस वो छोड़े थे ना, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को रखे थे, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को, जिसका नेम वो इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन दिए। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट है, नेम 2 एलिमेंट्स whose atomic weight वर करेक्टेड बाय मेंडलीव। मतलब मेंडलीव ने कौन से 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया। तो हम लोग अभी इस लेसन में 3 पढ़े। एक तो बेरिलियम पढ़े सबसे पहले कि उसको डाइवेलेंट बताए, तो पहला एग्जांपल आप बेरिलियम लिख लो। नेक्स्ट हम लोग इंडियम और यूरोनियम देखे थे। तो इनमें से आपको जो भी तीन एग्जांपल हैं, इसमें से जो भी 2 आपको सही लगे वो आप यहाँ पे लिख देना, कोई भी 2 एलिमेंट। उसके बाद है, वाई वर इनर्ट गैसेस प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, राइट द रीज़न। तो इनर्ट गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखे, क्योंकि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के लिए कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं था। तो क्या हुआ कि जब उनका डिस्कवरी हुआ तो उनको एक अलग से ग्रुप बनाए, 0 ग्रुप, और वहाँ पे प्लेस कर दिए। तो ये हो गया उसका रीज़न। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इतने सारे लिमिटेशंस आए, तब उनको सही करते हुए एक नया पीरियोडिक टेबल आना था या एक नया पीरियोडिक लॉ आना था। तो 20th सेंचुरी में एक न्यू लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है हेनरी मॉसले, उन्होंने ये लॉ दिया था। वो क्या कर रहे थे कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एक्सरे स्पेक्ट्रम्स को पढ़ रहे थे और उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो पोजीशन है उससे रिलेट करके देख रहे थे कि मतलब किस टाइप से वो उसको अरेंज किए हैं। तो उनके एटॉमिक वेट्स जो थे एलिमेंट्स के, उन सबको अब मेंडलीव
मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था कि इसको एटॉमिक वेट के बेसिस पे पूरा रखा हुआ था। तो मोस्ले जो है इतना सारा जब अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, तब उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे आए कि जो एटॉमिक वेट है ना, उसके जगह पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहिए। और जब हम लोग उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, तब एक बेटर पीरियोडिक टेबल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा मोस्ले का कहना था। तो इनके अकॉर्डिंग फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है, जैसे कि हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखें, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे, जो हम लोग उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारे क्या हैं कि उसके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ना, एटॉमिक वेट के बेसिस पे वो सारा चीज़ निकल के आ रहा है, ये उनका कहना था मेंडलीव का, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब यहाँ पे जब मोस्ले दे रहे हैं अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, कितना डिफरेंस आया है, बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये बोल रहे हैं और वो बोल करके गए थे एटॉमिक मास। तो ये डिफरेंस आया मेंडलीव्स और मोस्लेस पीरियोडिक लॉ में। अब क्योंकि वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासीफाई किए थे, इसलिए वहाँ पे ड्रॉबैक्स आ गए थे। तो अब इनका कहना है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करो। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हुए ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। ये आपकी बुक में है, आप वहाँ से देख लेना एलिमेंट्स के पोजीशन को कैसे वो रखे हैं। और उसको ये टेबल जो है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बना बोर ने बनाया। तो मोस्ले के लॉ को यूज़ करके बोर ने ये पीरियोडिक टेबल जो है वो फॉर्मुलेट किया था। अब उस टाइम तक ना टोटल 92 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे, और ये पूरे 92 एलिमेंट्स को उसमें प्लेस कर देते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, जिसको कि मोस्ले का जो लॉ है और मेंडलीव का जो टेबल था, उसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म माना जाता है। और जो एलिमेंट्स जो हैं बाद में डिस्कवर हो रहे हैं ना, जैसे एटॉमिक नंबर 92 तक तो वहाँ पे हो गया था, तो उसके बाद जो सारे एलिमेंट्स आए, जैसे टोटल तो 118 एलिमेंट्स हैं, तो जो बाद में सारे आए उनको माना जाता है कि वो सारे को केमिकली सिंथेसाइज किया गया था। तब उसके लिए वो अपने टेबल में अलग से स्पेस दिए थे एंड वहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया गया था। अब देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सारे चेंजेस हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो एक बेस है, उसी के बेसिस पे ही मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल बन पाया है। तो जैसा वो दिखता था उसी को ही यूज़ करते हुए ये लोग भी बनाए हैं, तो बहुत सारा सिमिलैरिटी आएगा। जैसे वो क्या किए थे, वहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किए थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज हैं। तो जो सारे वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप बोल रहे थे, तो ये भी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोले, और जो हॉरिजॉन्टल रो हैं उनको पीरियड बोले। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है वो टोटल यहाँ पे अब ग्रुप कितना हो गया, 18। इससे पहले हम लोग ग्रुप कितना पढ़े थे वहाँ पे, तो 8 था। सारे वर्टिकल कॉलम्स टोटल 8 थे, तो 8 ग्रुप था। अब यहाँ इनका हो गया 18, और वैसे ही पीरियड उनके पास 6 था, यहाँ पे हो गया 7। अब ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि ग्रुप में क्या क्या हो रहा है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो क्या कर रहे थे कि किसी भी एलिमेंट जो है उसका ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड कर रहे थे, उसके वैलेंसी के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे। लेकिन वहीं पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को कौन से ग्रुप में रखना है, ये चीज़ कैसे डिसाइड होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा, क्योंकि हम लोग अब उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये टेबल बना रहे हैं। तो जो सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 17 और 18 ये सारे में रखे गए उनको हम लोग बोले मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और जो 3 से 12 तक रखे गए हैं उनको बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप 3 के 14th एलिमेंट जो लैंथेनम के बाद आ रहे हैं उनको हम लोग रख दे रहे हैं सेपरेट पैनल में, जिसका नाम दिए लैंथेनाइट्स। और वैसे ही जो एक्टीनियम के बाद आ रहे थे उनका हम लोग नाम रखे हैं एक्टेनाइट्स। यहाँ पे लैंथेनम और एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 57 और 89। तो इनको हम लोग सेपरेटली रखे हैं। अभी आप यहाँ से इसको थ्योरी टाइप से देख लो, फिर इसी चीज़ को मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा करके भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ देख लिए हैं हम लोग ग्रुप्स को, तो पहले ग्रुप को समझ ही लेते हैं। तो आप आओ यहाँ पे इनके पीरियोडिक टेबल में, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ, ठीक है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आप देखो कि जो एलिमेंट्स थे कहाँ कहाँ पे, ग्रुप 1 के, 2 के, और उसके बाद फिर लिए थे हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसके बाद ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
एंड उसके बाद ग्रुप 3 में जब हम लोग लेंथेनम को देख रहे हैं, यहाँ पे ना 57 है इसका एटॉमिक नंबर, तो जब हम लोग लेंथेनम को देख रहे हैं तो लेंथेनम के बाद यहाँ 57 लिखा है ना, तो देखो इसके बाद यहाँ जस्ट हैफनियम का 72 दिया है, तो 57 से 72 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। एंड वैसे ही सेम यहाँ पे एक्टीनियम जो दिया है 89, इसके बाद यहाँ 104 है, तो 89 से 104 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसको हम लोग एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो इतना ये हो गया इसके ग्रुप की बात। अब इसके बाद इसमें पीरियड्स दिए हुए थे, तो अब पीरियड्स को कैसे दिया हुआ है, तो टोटल कितने पीरियड्स थे, टोटल यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं टोटल ना। तो ये जो 7 पीरियड्स हैं वो क्या होते हैं कि एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ शेल होगा ना वो सेम रहता है सारे पीरियड्स में। अब कैसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेल, तो जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, ये और ये दो ही चीज़ है उसमें, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों का जो नंबर ऑफ शेल होगा वो कितना होगा 1, टोटल एक ही शेल होगा सब में। एंड वैसे ही अभी ये नेक्स्ट पीरियड है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब लिथियम, बेरिलियम और यहाँ पे ये सारे, इन लोग सब में कितने होंगे टोटल शेल, तो टोटल होंगे 2 शेल। उसके बाद इसमें टोटल 3 शेल, इसमें 4 शेल्स, इसमें 5 शेल्स, ऐसे करके हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल है वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अलॉन्ग द पीरियड सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, यानी कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करेंगे ना तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 37, 38, 39, 40 ऐसे वो इंक्रीज होता गया। तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बाई 1 इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके वैलेंस शेल में इंक्रीज होते जा रहा है। लिथियम से लेकर के आप वहाँ लिथियम से बेरिलियम, बोरोन ऐसे भी आप देख सकते हो, वो सारे में +1 +1 +1 होते जा रहा है। ठीक, तो ग्रुप्स और पीरियड्स कैसे अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में वो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि पीरियड्स के बारे में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स है, वो हम लोग देख करके आए। एंड लेफ्ट टू राइट जाने में उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो देख करके आए। तो अब ये जो पीरियड्स है ना उसमें क्या होता है कि कौन से पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट रखने हैं वो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2n²। जैसे कि फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 2 और क्या दिया है वहाँ पे 1 का स्क्वायर, n का वैल्यू 1 है ना के शेल के लिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर आया 1 और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, यानी कि फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। और हाँ, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट था, एक हाइड्रोजन था और एक हीलियम था। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पीरियड में। अगर यहाँ पे अब सेकेंड पीरियड में n का वैल्यू हो जाएगा 2, तो जब हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 आएगा। अब 4 इंटू यहाँ पे 4 आया तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 आएगा। तो जो सेकेंड वाला पीरियड था वहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट्स थे, हम लोग देखे थे लिथियम बेरिलियम था एक साइड और दूसरे साइड में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे सब्सटेंसेस थे। तो ये हो गया। अब जो थर्ड वाला ग्रुप आता है, थर्ड शेल जो आता है वहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 3, तब उस बेसिस पे जब आप यहाँ पे रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 इंटू 2 18 होना चाहिए। लेकिन पीरियोडिक टेबल में 18 तो नहीं था, जैसा ग्रुप सेकंड में है 8 एलिमेंट्स वैसे ही सेम ग्रुप थर्ड में भी थे 8 एलिमेंट्स, 18 होना चाहिए था ना, लेकिन 8 ही है। अब ये क्यों हुआ भाई, तो अब उसके लिए क्या दिया हुआ है कि हमने पढ़ा है पहले बोर-ब्यूरी रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग m ले रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा लिए हैं, m लिए हैं, k l तो हो गया ना, k का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, तो m का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो उसमें कितना होना चाहिए 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए थर्ड वाला जो है पीरियड उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स को ही रखा गया है। लेकिन इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट आते हैं तब वहाँ पे 18 हो जाते हैं, तब उसके लिए फिर एक दूसरा रूल अप्लाई होता है। एंड वो क्योंकि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, वो आगे जाके आपको पढ़ना है, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग को पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें मिले हैं कि फर्स्ट 3 पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के उनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। 2, 8 और 8 एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक। फर्स्ट 3 पीरियड्स में 2, 8 और 8 एलिमेंट्स हैं तो उनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। और जो 2 पीरियड्स आफ्टर द फर्स्ट 3 के बाद जो बाकी के 2 हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड, मतलब 4 और 5 को हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। एंड उसके बाद में 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं, बाद में 4 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो वो दोनों में 32 हैं। तो इस टाइप से ये इतने पार्ट्स में जो है वो पीरियड जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ओवरऑल क्या पढ़े कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उन सब का पोजीशन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे डिसाइड हुआ है, और जो पीरियोडिक चेंजेस हैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ में वो सारे ज़्यादा क्लियरली दिखाए गए हैं। एंड जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव आयन भी बनाता है और पॉजिटिव आयन भी बनाता है, यानी कि वो ग्रुप 17 नेगेटिव आयन के साथ में मतलब ग्रुप 17 से रिसेंबल करता है, और पॉजिटिव आयन के फॉर्म में वो ग्रुप 1 से रिसेंबल करता है। इसलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं मिल पाया था ना, उस चीज़ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी क्या किया, फिक्स नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी जो है उसको कोई भी फिक्स नहीं कर पा रहा है। इसलिए हाइड्रोजन को ज़्यादातर की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी टॉप पोजीशन पे रखा जाता है, सबसे टॉप में रखा हुआ है वो विथ एटॉमिक नंबर 1, ग्रुप 1 में एटॉमिक नंबर 1 के साथ में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है। तो ये यहाँ तक हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से आते हैं। तो हम लोग इस वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।